So hello students, मेरा नाम है चैतन्य सत्यार्थ। आई एम करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट IMSBHU और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो जैसा प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसमें हमने जाना था कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनता है और कैसे उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसका हम मेनली किस किस जगह पर यूज करते हैं। जैसे कि उसका सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी जो डेवलप किया गया था किसके लिए किया गया था, मॉडिफाइड प्लांट्स करके किया गया था, ताकि हमें बेटर न्यूट्रिशियस फूड मिल सके और जो हमारा एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंस है वो भी कम हो सके। ठीक है, उसके अलावा हम मेडिसिन में देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। फिर हम लोग देखेंगे जो हाइब्रिड एनिमल्स बनाए जाते हैं, या तो कोई प्रोडक्ट निकालने के लिए या फिर उनको ज्यादा सेंसिटिव बना के उनके ऊपर ड्रग्स की टेस्टिंग की जाती है उसके लिए। और फिर लास्ट में लोग एथिकल इश्यूज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बायोटेक्नोलॉजी, एज यू वुड रिमेंबर from the previous chapter, essentially deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals, क्या क्या चीज, biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified organisms like microbes, fungi, plants and animals। ठीक है, the application of biotechnology includes therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, ठीक है, waste treatment and energy production। ठीक है, तो ये सारे क्या क्या को याद करके नाम कर लोगों को क्या क्या है। क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, सबसे पहले तो थेरापेटिक्स, फिर डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन। उसके अलावा इतने सारी चीज तो हो गया, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में अभी भी कुछ क्रिटिकल एरियाज ऑफ रिसर्च बचे हुए हैं जिन पे अभी आप लोग भी आगे चल के चाहो तो रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या है वो, providing the best catalyst in the form of improved organism। ठीक है, बेस्ट कैटलिस्ट हो जिसको कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट दे हमें। creating optimal conditions through engineering for catalyst to act and downstream processing technologies to purify the protein or organic compound। now let us learn how human beings have used biotechnology to improve their quality of life। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर में क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पॉपुलेशन इंडिया का या फिर वर्ल्ड का जब बढ़ रहा था और लैंड लिमिटेड थी और एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस थी उनमें जरूरत पड़ी किस चीज की, प्रोडक्शन बढ़ाने की, उतना ही समय में उतना ही जमीन पे कैसे ज्यादा प्रोड्यूस कर सके हम लोग क्रॉप से। उसके लिए सबसे पहले नॉर्मली क्या सोचा गया, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की गया, फिर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता और फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया था जिसमें क्या हुआ था कि ट्रिपल हो गया था फूड सप्लाई। ठीक है, लेकिन फिर भी इनफ नहीं था ह्यूमन के पॉपुलेशन इंडिया का खिलाने के लिए। ठीक है, इंक्रीज यूज हैव पार्टली बीन ड्यू टू द इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज। ठीक है, क्रॉप वैरायटीज हाइब्रिड वाली आई थी, क्रॉस करवा के बनाई गई थी, लेकिन मेनली जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रोडक्शन क्यों बढ़ा था, क्योंकि हमने बेटर मैनेजमेंट पर किए थे। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड्स of the existing varieties are not possible through conventional breeding, as traditional breeding techniques fail to keep pace with the demand and provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement। Another technology आ गया, कौन सा टेक्नोलॉजी आ गया, टिश्यू कल्चर। What does tissue culture mean? The tissue culture means it was learned by the scientists during 1950। 1950 में साइंटिस्ट ने क्या देखा कि पूरे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं प्लांट्स के एक छोटे से पार्ट से, एक स्मॉल पार्ट से, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। दैट इज any part of plant taken out and grown in the test tube under sterile conditions। ठीक है, under कैसे कंडीशन, sterile condition in special nutrient media। this capacity to generate whole plant from any cell is called totipotency। we will learn how to accomplish this in higher classes। it is important to stress here that nutrient media must provide a carbon source such as sucrose, ठीक है, and inorganic salts, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग को टोटिपोटेंसी क्या होता है कि एक छोटे से पार्ट से पूरा प्लांट बना लेंगे स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया में, स्पेशल कंडीशंस में। ठीक है, ये साइंटिस्ट को 1950 में पता चल गया। और उस न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या चीज देना पड़ेगा, कार्बन सोर्स जैसे कि सुक्रोज देना पड़ेगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो कि उनको जरूरत होता है मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, उसके अलावा विटामिन, अमाइनो एसिड और ग्रोथ रेगुलेटर देख के हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। By the application of these methods,
इट इज पॉसिबल टू अचीव द प्रोपगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन जाता है माइक्रो प्रोपगेशन। ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। ठीक है, each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown, that is they are soma clones. Many important food plants, apple etc., have been produced on a commercial scale using this method. Try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to better understand and appreciate the process. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि जो छोटा बहुत सारे प्लांट्स बना रहे एक प्लांट से, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन। अब सारे प्लांट जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल प्लांट से, क्योंकि इसमें ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, बेसिकली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा, तो वेरिएशंस नहीं आ रही है। उसके बाद जो प्लांट्स है सारे प्लांट्स एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं और सोमैटिक सेल से बन रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, सोमा क्लोन। ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स मेनली सोमा क्लोन। Another important application method is the recovery of healthy plants from diseased plants. ठीक है, ये भी एक important application है। Even if the plant is infected with a virus, the meristem is free of the virus. ठीक है, plants का एक property होता है कि अगर plant में वायरस लग भी जाए तो उसके meristem जो होते हैं वो वायरस फ्री होते हैं। Hence, we can remove the meristem and grow it in vitro to obtain a virus-free plant. Scientists have succeeded in culturing meristems of banana, sugarcane and potato. तो 6 प्लांट का नाम आपको याद रखना, वहाँ बनाना, टोमेटो और एप्पल, और यहाँ बनाना, शुगर केन और पोटैटो। इनका क्या किया गया कि मेरिस्टेम जो है, मेरी जैसे कि हम लोग अभी जो पढ़े, हम लोग क्या पढ़े कि माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर पढ़े। टिश्यू कल्चर में कहीं से भी ले सकते हैं ना प्लांट का, किसी भी पार्ट से, तो हम क्यों ना मेरिस्टेम वाले पार्ट से कल्चर करें, क्योंकि यूजुअली जो होता है देखा गया है कि प्लांट्स अगर वायरस इन्फेक्ट भी हो जाते हैं तो उनके मेरिस्टेम्स में वायरस नहीं लगता, तो वहां से लेकर के हम वायरस वाले प्लांट से फिर नॉर्मल प्लांट्स बना सकते हैं। ठीक है, Scientists have isolated single cell from plant and after digesting their cell walls have been able to isolate naked protoplast. ठीक है, सेल वाल को हटा के नेकेड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस उसके अंदर के जो भी चीजें हैं उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट from 2 different varieties of plant each having desirable character can be fused to get hybrid protoplast. क्या बन जाएगा, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, which can be further grown to form a new plant. इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर को क्या बोलता है, सोमैटिक हाइब्रिड्स। कौन से हाइब्रिड्स, सोमैटिक हाइब्रिड्स। While the process is called somatic hybridization. Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with that of a potato and they are grown to form new hybrid plants. इस new hybrid plant का नाम क्या था, एक्चुअल में बनाया गया था लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसका नाम क्या था, टोमेटो। इसमें पोटैटो और टोमेटो दोनों के properties थे। ठीक है, well this has been achieved resulting in the formation of tomato. Unfortunately the plant did not have all the desired combination for commercial utilization. ठीक है, is there any alternative pathway that understand our genetics can show that farmers can may obtain maximum yield for their field? Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that the harmful effect on the environment can be reduced? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो जेनेटिक ऑर्गेनिज्म का यूज का क्या है कि हमें कम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे, जिससे हमारा हेल्थ बेनिफिट होगा, साथ ही साथ एनवायरमेंट भी केमिकल्स के टॉक्सिक इफेक्ट से बचा रहेगा। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation, उसको क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स have been useful in many ways. Genetic modification has made crops more tolerant to abiotic. तो ये ना आता है which of the following is not, तो इसमें ये 5 स्टेटमेंट होते हैं कि जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट में क्या क्या फीचर है। मेनली ये 5 नहीं कि हर प्लांट में 5 फीचर हो, लेकिन इनमें से हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फीचर एक प्लांट में हो जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि कोल्ड में, ड्रॉट में प्लांट आसानी से सर्वाइव कर सके। रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी पेस्टिसाइड का प्लांट को कम जरूरत पड़े। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, यानी कि कटने के बाद जो लॉस होता है प्लांट का, जैसे कि उसमें दाना कम लगा या कुछ भी, वो कम रहे। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, ठीक है, इससे क्या होगा कि प्लांट जो है ना एकदम लिमिटेड मात्रा में मिनरल्स को यूज करेगा। ठीक है,
प्लांट जो है लिमिटेड मात्रा में मिनरल्स को यूज करेगा। इससे क्या फायदा होगा हमारा, अगर प्लांट्स लिमिटेड मात्रा में मिनरल्स को यूज करेगा तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ठीक है। इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहेंस रहेगा, जैसे कि गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए इनरिचमेंट हो गया था, या फिर और भी बहुत सारे प्लांट्स बने जिनमें कि हम लोग अलग अलग डिजायर्ड चीजें डाले हैं अपने मन से, ताकि उस क्षेत्र में जहाँ पे किसी चीज की कमी है वो उस वहाँ के लोगों को मिल सके। In addition to these, genetic modification has been used to create tailor-made plants to supply alternative resource to industries, जैसे कि starch, fuels and pharmaceuticals। क्या हुआ कि जैसे हम एक सरसों का प्लांट ले लें, उसमें इंसुलिन का जीन डाल दें, और फिर क्या होगा कि सरसों की जो मस्टर्ड के जो दाने होते हैं उनमें इंसुलिन होगा, फिर उनको उनसे जैसे तेल निकलता है वैसे उनको निकालना है, फिर उनमें से इंसुलिन को प्यूरिफाई कर लेना है। इस तरह से चीजें हम जो है प्लांट्स में डाल के कर सकते हैं। तो ऐसा यूज किया गया किस चीज के लिए, स्टार्च के लिए, फ्यूल के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। सबसे ज्यादा आजकल या फिर पहले भी जीएम प्लांट्स का क्या यूज किया गया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिससे कि प्लांट जो है उसमें कीड़े ना लगे, ठीक है। विच को डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, ठीक है। बीटी टॉक्सिन, ये इंपॉर्टेंट है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या होता है, बैसिलस थ्रोइंजिएंसिस। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। बीटी टॉक्सिन जो है एक बैक्टीरिया होती है बैसिलस थ्रोइंजिएंसिस, उसमें एक जीन होता है, उसको बैक्टीरिया से क्लोन कर लिया गया और प्लांट में उसको डाल दिया गया, ठीक है। अब प्लांट में जो डाल दिया गया तो प्लांट क्या हुई, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गई, पेस्ट रेजिस्टेंट हो गई, ठीक है। और इसलिए दिस इफेक्ट क्रिएटेड बायोपेस्टिसाइड्स। एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट आर, कौन कौन से प्लांट में बीटी डाला गया, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। ये 5 प्लांट है, ठीक है। क्या क्या है, कॉटन, कॉर्न, राइस, पोटैटो, टोमेटो, सोया, ठीक है। ये 6 प्लांट्स डाला गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब कैसे बना, क्या हुआ, सबसे पहले कॉटन बनाया गया तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैसिलस थ्रोइंजिएंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स, क्या बनाती है, प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरन, डायप्टेरन एंड कोलियोप्टेरन। कौन कौन से को, लेपिडोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन में क्या क्या आता है, टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म। कोलियोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन में क्या क्या आता है, बीटल्स एंड डायप्टेरन्स। डायप्टेरन्स में क्या आता है, फ्लाइज, मस्कीटोज। ये लोग कहाँ पे आते हैं, डायप्टेरन में। तो ये जो 3 जो हमारी ऑर्डर्स हैं, मतलब ये क्या है, बेसिकली ऑर्डर्स हैं, फैमिली नहीं है, जीनस नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डर्स हैं इंसेक्ट्स के, ठीक। इन पे एक्ट करता है क्या चीज, बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन क्या होता है, प्रोटीन होता है बेसिकली। अब बैसिलस थ्रोइंजिएंसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। These crystal contains toxic insecticidal protein, ठीक है। तो जो प्रोटीन का क्रिस्टल था उसमें टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है, लेकिन ये इंसेक्ट को ही, ये बैसिलस बैक्टीरिया को ही क्यों नहीं मार देती है, तुम पूछोगे ये प्रोटीन। एक्चुअली में क्या होता है कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट दिस टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, ठीक है, which is solubilize the crystals। क्या होता है बेसिकली कि बीटी टॉक्सिन जो होता है एक प्रोटॉक्सिन होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन जैसे प्लांट जैसे इंसेक्ट्स को खाते हैं उस बैक्टीरिया को, तो क्या होता है, ये जो प्रोटीन का क्रिस्टल है ना जाता है और अल्कलाइन पीएच में जाकर कन्वर्ट हो जाता है और सॉल्युबल फॉर्म में बन जाता है, और ये एक प्रोटॉक्सिन से एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है। और ये एक्टिव टॉक्सिन जो है सरफेस ऑफ द मिडगट एपिथेलियल सेल्स, मिडगट के इंसेक्ट्स का जानते हैं ना, कॉकरोच बैठे हो ना तुम लोग, तो उसमें मिडगट होता है, हैंडगट होता है, फोरगट होता है। तो मिडगट के एपिथेलियल सेल्स में बाइंड कर देता है और पोर बना देता है, जिससे कि सेल वॉल का स्वेलिंग हो जाता है और इवेंचुअली इंसेक्ट्स की मौत हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट, specific BT genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton। स्पेसिफिक जीन जो है आइसोलेट किया गया बैसिलस थ्रोइंजिएंसिस से, और प्लांट्स जैसे कि कॉटन में, कॉर्न में, राइस में, टोमेटो में, सोयाबीन में, पोटैटो में, इसमें डाला गया है। देखिए अभी जो द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। तो कौन सा जीन डाला जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, पहला क्रॉप पे, दूसरा
कौन सा पेस्ट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि एज मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन है, अलग अलग स्ट्रेन्स के बीटी टॉक्सिन अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक हैं, ठीक है। अब जो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है जीन, उस जीन का नाम क्या है, CRY1AC, नेम्ड क्राई, ठीक है। तो टॉक्सिन इज कोटेड बाय जीन, जीन का नाम क्या है, CRY1AC, जिसको शॉर्ट में क्राई बोला जाता है। देयर आर नंबर ऑफ देम, तो क्राई फैमिली में बहुत सारे जीन्स आते हैं, जैसे कि CRY1AC, CRY2AB, ठीक है, और CRY1AB, 3 जीन है। अब देखो क्राई क्राई क्राई, जो फर्स्ट किया है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, AC देंगे, ठीक है, और जो नहीं किया है उसको पंखे में बैठाएंगे, ठीक है। बेसिकली CRY2AB, CRY1AC, CRY2AB, ये क्या करते हैं, किसको कंट्रोल करते हैं, कॉटन बॉलवर्म। और फिर बच क्या गया, CRY1AB, ये किसको करता है, कॉर्न बोरर को, ठीक है। तो ये याद रखना। चलो अब पेस्ट रेजिस्टेंट एनिमल्स, सेवरल नेमाटोड पैरासाइट्स, ठीक है, सेवरल नेमाटोड पैरासाइट्स, कौन से पैरासाइट, नेमाटोड, ठीक है। A wide variety of plants and animals including human beings, ठीक है, यानी several nematodes parasitize a wide variety of plants and animals including human beings। उसमें एक नेमाटोड का नाम क्या है, Meleidigini incognitia, Meleidigini incognitia। It infects the roots of tobacco plants and causes great reduction in the yield। तो क्या करता है कि tobacco plants के रूट को इन्फेक्ट करता है और yield कम कर देता है। A novel strategy, एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference, ठीक है। कौन सी प्रोसेस पे, RNA इंटरफेरेंस पे। अब क्या होता है कि RNA इंटरफेरेंस को ये लोग टेक्निक डेवलप नहीं किए हैं, ये एक्चुअली हर यूकैरियोटिक सेल में नेचुरली प्रेजेंट होती है। It takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. This method involves silencing of a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents translation of the mRNA, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये एक mRNA है, ठीक है, अब इसका हमको ट्रांसलेशन रोकना है, तो इसके जैसा कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना, अगर हमारा बॉडी क्या करता है, इसके जैसा एक कॉम्प्लीमेंट्री बना देता है, ठीक है, इसके जैसा एक कॉम्प्लीमेंट्री हमारा बॉडी बना देता है। जब इसके जैसा कॉम्प्लीमेंट्री बना देता है तो ये क्या करता है, इससे बाइंड कर जाता है, बाइंड करने के बाद ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बॉडी के द्वारा तोड़ दिया जाता है, और एक बार जब टूट गया तो काइंड ऑफ ये एंटीजन की तरह एक्ट करता है। उसके बाद ऐसे वाले जैसे जैसे नए नए आते जाते हैं तो खुद से ये डबल बाइंडेड होकर टूटते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बेसिकली वायरसेस, मेनली वायरसेस के अगेंस्ट हमारा वो होता है, प्रोटेक्शन होता है। इसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके प्लांट्स में यूज कर लिया। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स दैट रेप्लिकेट बाय एन आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है। यानी कि या तो वायरस नेचुरली जो मतलब ये तो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म करके किया होगा कुछ, लेकिन अभी जो नेचुरली ह्यूमंस में और ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, मेनली वायरसेस के आरएनए एलिमेंट्स या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आरएनए के इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करे, उसमें उसे यूज करते हैं, ठीक है। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स देखे थे ना कल हम लोग प्रिंसिपल प्रोसेस में। The nematode specific genes were introduced in the host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells. These two RNAs being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initiated the RNA interference and thus silenced the specific mRNA of the nematode. अब जो क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि ऐसा डीएनए डाला एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके, जिससे कि इसका सेंस वाला और एंटी सेंस वाला दोनों हम ही ने डाल दिया। सेंस वाला तो वैसे वो नेमाटोड डालता है, लेकिन वो भी हमने खुद डाल दिया, एंटी सेंस भी डाल दिया। इससे क्या हुआ कि ये दोनों आपस में जुड़ के और आरएनए इंटरफेरेंस इनिशिएट कर दिए। अब सेल का जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है आरएनए इंटरफेरेंस का, वो एक्टिवेट हो गया, और जब भी वो कोई इन दोनों में से किसी भी स्ट्रैंड वाले को देखेगा तो इनको तोड़ देगा, ठीक है, तोड़ देगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने कंट्रोल किया। The consequence was that parasite could not survive in the transgenic host expressing interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite, ठीक है। तो देखो ये क्या होस्ट प्लांट्स, जिसमें कि पहले ये देखो नेमाटोड का इन्फेस्टेशन है, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट में
वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है नेमाटोड, ठीक है, हम लोगों ने आरएनए इंटरफेरेंस डाल दिया। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजिकली एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है? The recombinant DNA technological process have been made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. कैसे ड्रग सेफ हो और ज्यादा इफेक्टिव हो? Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses. ठीक है, recombinant therapeutics जो क्या करते हैं, unwanted immunological response नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, as is common in the case of similar products isolated from non-human sources. तो बेसिकली क्या होता है, इससे पहले हम लोग पिग का इंसुलिन यूज करते थे, अब हम लोग जीएम इंसुलिन यूज करते हैं, लेकिन जब पहले पिग का इंसुलिन यूज करते थे ना, कहता है कि उसमें कुछ अलग से एंटीजेनिसिटी होती थी, जिससे कि कुछ होस्टों में, सभी ह्यूमंस में नहीं, लेकिन कुछ में एक इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट हो जाता था और फिर उनको दिक्कत होती थी इंसुलिन लेने में, ठीक है। एट प्रेजेंट about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use and 12 of these are presently being marketed in India, ठीक है। अभी के समय पे क्या है कि 30 ऐसी चीजें हैं, अब तो बढ़ गई होंगी क्योंकि ये बुक जब लिखा गया होगा तब तो पहले तो कोविड ही ले लो, ठीक है, कोविड का नहीं था, वो भी अब बन चुका है। तो 30 जो है recombinant therapeutics which can be approved for the human use, और उसमें से 12 जो है इंडिया में मार्केट की जा रही है। Genetically engineering insulin, management of adult onset diabetes by taking insulin at regular time intervals, ठीक है। यानी कि जेनेटिकली दो टाइप का इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक तो होता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, एक जो इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होता, जो प्रोडक्शन नहीं होता उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, और वो क्या कब होता है, यंग एज में होता है, ठीक है। If you discuss this, you will soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals, ठीक है, क्योंकि उसको टाइम पे इंसुलिन देना है खुद को। Would the insulin isolated from other animals be just as effective as the secreted by human body and would not elicit any immune response, ठीक है। इफेक्टिव तो होता है, मोर थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा, उतना नहीं होगा ऑब्वियसली, और दूसरा कि इलिसिट तो भी कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ इमेजिन दैट इफ अ बैक्टीरियम वेयर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन, एग्जैक्ट सेम ह्यूमन इंसुलिन, कैसा हो सकता है? हमने सोचा, तो फिर जवाब आया कि हाँ हो सकता है। तो उसके अलावा बैक्टीरिया में रहेगा तो बैक्टीरिया का हम लार्ज क्वांटिटी इजीली जो है ग्रो कर पाएंगे, बैक्टीरिया का लार्ज क्वांटिटी हम लोग इजीली ग्रो कर पाएंगे। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ द स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स। इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स दो कॉज्ड सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो क्या किया गया, इंसुलिन पहले एनिमल सोर्सेज से लेते थे, लेकिन क्या हो गया उसके कारण इम्यून रिस्पॉन्स इलिसिट हो जाता था, एलर्जी हो जाती थी कुछ पेशेंट्स को। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए और चेन बी। इंसुलिन में क्या होता है, 2 चेन्स होती हैं, चेन ए और चेन बी, और दोनों जो है डाइसल्फाइड ब्रिज से लिंक्ड होता है, ठीक है। लेकिन जब ह्यूमंस में या फिर मैमल में जब नेचुरल इंसुलिन बनता है तो वो कैसे बनता है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन, इंसुलिन सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन, इनएक्टिव हार्मोन, ठीक है। It also needs to be processed before it becomes fully mature, ठीक है। तो ये प्रो हार्मोन में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ डीएनए जिसको क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड, जैसे कि ए पेप्टाइड है, ये बी पेप्टाइड है, उसके बीच में एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, सी पेप्टाइड। अब सी पेप्टाइड जो है ना मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता है, और मैच्योरेशन प्रोसेस के दौरान स्प्लाइसिंग के थ्रू ये हटा दिया जाता है, जो कि हम लोगों ने परसों पढ़ा था, इसमें पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ट्रांसलेशन में जो प्रोसेसिंग होती है वो, ठीक है। तो वैसे इसमें होता है, इन बीच वाला पोर्शन हट जाता है, फिर ये दोनों ए और बी जो है सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो अब ऐसा बनाने के लिए क्या किया जाए, तो क्या किया गया, एक कंपनी आई एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी है, वो कैसे बनाई कि 2 डीएनए सीक्वेंस तैयार की, एक जो ए पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा, एक बी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा, और फिर उसको इक्वल में प्रोड्यूस करके इंसुलिन का चेन कुछ बैक्टीरिया से ए चेन और कुछ बैक्टीरिया से बी चेन अलग अलग बना लिया। उसके अलावा उसके बाद क्या किया कि चेन ए और चेन बी को सेपरेटली प्रोड्यूस करके दोनों को बाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन बना लिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, जीन थेरेपी। थेरेपी क्या होता है, इफ ए पर्सन इज बोर्न इन हेरिडिटरी डिजीज कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिजीज। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस, ठीक है। अगर कोई पर्सन ऐसा हो कि उसको कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है दवाओं से? नहीं। तो उसको ठीक करने के लिए क्या अटेम्प्ट ले सकते हैं हम लोग, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड, क्या है, एक मेथड नहीं, कलेक्शन ऑफ मेथड है दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन चाइल्ड और इन बड़े लोगों में फिर भी वो ठीक नहीं हो सकता है।
Here the genes are inserted into person cells and tissues to treat a disease. यानी कि अगर किसी पर्सन में कोई जीन का कमी है, उसके अंदर हम वो जीन डाल के क्या कर सकते हैं, उस जीन का प्रोडक्ट फिर वापस उस पर्सन में बनने लगेगा और पर्सन की बीमारी ठीक हो जाएगी. करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स delivery of normal gene into the individual embryo to take over the function and to compensate the non-functional gene. ठीक है. The first clinical gene therapy was given in 1992 a 4-year-old girl with ADA deficiency. इसका कहानी क्या है कि सबसे पहले 1990 में एक लड़की थी, बच्ची इम्यून सिस्टम के फंक्शन. दिस डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ अ जीन और एडेनोसिन डीएमाइनेज. ठीक है, एडेनोसिन डीएमाइनेज का डिफिशियंसी था क्योंकि उसका जीन का पोर्शन डिलीट हो गया था. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. कुछ पेशेंट्स में क्या था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से वो ठीक हो जाता था, क्योंकि बोन मैरो जो हमारे अंदर प्रोटीपोटेंट सेल होता है. ठीक है, प्रोटीपोटेंट तो नहीं होता, प्लूरीपोटेंट होता है, मतलब उससे काफी सारे सेल्स बनते हैं. सभी सेल्स अब नहीं बन सकते उससे, काफी हद तक सेल्स बनते हैं, उससे प्लूरीपोटेंट सेल्स होता है. इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. कुछ अदर्स में क्या किया गया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें टाइम पे एंजाइम उनके ब्लड में डालते थे हम. ठीक है, in which functional ADA is given to the patient by injection. Approach is that they are not completely curative. ठीक है, बार बार करना पड़ता है. completely curative. First step towards the gene therapy, the lymphoid ADA complementary DNA. ठीक है, मतलब क्या किया गया कि सबसे पहले उसका हम लोग निकाले लिम्फोसाइट को कल्चर करके नंबर बढ़ा लिए थोड़ा सा निकाल के, और फिर उसमें क्या किया कि हमारे पास एडीए का जो आरएनए है, एडीए का आरएनए, उससे हम लोग डीएनए बनाए. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे वायरस करते हैं वैसे ये वाला जो डीएनए बन गया, तो यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा गया, वो बनाया गया. उसके बाद उसको इस लिम्फोसाइट में डाल दिए. ठीक है, अब इन लिम्फोसाइट को पेशेंट को वापस कर दिया गया. हाउएवर लिम्फोसाइट सेल्स का क्या होता है, 120 दिन के आसपास में मर जाते हैं. दिस सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, सो पेशेंट्स रिक्वायर पीरियोडिक आरबीसी 21 दिन में मरते हैं, कुछ रहते हैं 2 साल 3 साल तक. ठीक है, periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, the gene isolate from marrow cells producing ADA introduced into cells at embryonic stage. This could be a permanent cure. ठीक है, तो क्या किया गया कि अगर हम लिम्फोसाइट डालते थे तो ये क्या था कि बार बार करना पड़ता था. अगर लेकिन जीन जो है बोन मैरो सेल्स में ही डाल दिया जाए, ठीक है, और फिर से तब रिप्लेसमेंट किया जाए, और वो भी यंग एज में, कितना एज में, तब एक परमानेंट क्योर हो सकता है. ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है मेडिसिन में, बायोटेक्नोलॉजी का, मॉलिक्यूलर टेक्निक. यू नो फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोफिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट. यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि यूरिन में तब आएगा जब बैक्टीरिया का या वायरस का जो भी पैथोजन उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब आएगा. ठीक है, या ब्लड में इनिशियल स्टेज में नहीं पाया जाएगा, बहुत कम मात्रा में, इतना कम हो. ठीक, recombinant DNA technology, polymerase chain reaction and ELISA are some of the techniques that serve as a purpose for early diagnosis. Early diagnosis पे क्या है, recombinant DNA technology, ELISA और PCR. Presence of a pathogen is normally suspected only when the pathogen has been produced a disease symptom. ठीक है, एक symptom हो जाए तभी हम लोग पता कर सकते हैं कि वायरस है. By this time the concentration of pathogen is already very high in the body. However, very low concentration of bacteria or virus can be detected by application of the nucleic acid PCR. लेकिन अगर कम क्वांटिटी हो और पीसीआर से नंबर बढ़ा, सो पीसीआर इज नाउ यूजुअली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट. इट इज बीइंग, और कोरोना में भी आरटीपीसीआर करते थे, तो पीसीआर का यूज हुआ. इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन द जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स. यानी कि पीसीआर का यूज करके जीन निकाल के हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई म्यूटेशन है क्या सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में. उसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए tagged radioactive molecule is allowed to have read to its complementary DNA in a clone cells followed by detection using autoradiography. ठीक है, एक अलग मेथड जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए हमारे पास पहले से मौजूद होता है, और लोगों का डीएनए निकाल के हम उससे हाइब्रिडाइज करवा के चेक करते हैं क्या इस व्यक्ति में भी ऐसा वाला डीएनए है. अच्छा हाँ, इसके में ऐसा वाला डीएनए है, तो हो सकता है इसमें जो भी बीमारी है वो प्रेजेंट हो. The clone having the mutated gene will not appear in the photographic film because probe will not have complementary to the mutated gene. तो एक ये है ऑटो रेडियोग्राफी. उसके अलावा क्या, एलाइजा क्या है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. इसमें क्या होता है कि हम लोग के पास या तो एंटीबॉडी पहले से होती है या फिर एंटीजन पहले से होता है, और हम सीरम का एंटीबॉडी डालते हैं, कोगुलेशन होगा तो पता चलेगा अच्छा इसके में एंटीबॉडी बन चुकी है इस वायरस के खिलाफ, ये वायरस है या फिर बैक्टीरिया है जो भी पैथोजन है. ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि हम एंटीबॉडी उसके प्रति पहले से हमारे पास रहता है
और उसमें हम लोग उसका ब्लड से एंटीजन आरबीसी डालते हैं, देखते हैं कि इसके आरबीसी पे को फलाना एंटीजन है कि नहीं। अगर एंटीजन होगा तो वो वहाँ पे कोगुलेशन रिएक्शन होगा, हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मॉडिफाइड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। यानी कि उस ऑर्गेनिज्म में वो जीन नहीं था, एक्स्ट्रा जीन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो सबसे पहले 95% ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसजेनिक माइस है, लेकिन उसके अलावा ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ और फिश, ये तक हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्यों हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, क्यों करेंगे। पहला, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। Transgenic animals can be specifically designed to allow the study how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development. ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट स्टडी कर सकते हैं by introducing genes from other species that alter this factor and studying the biological effect of that result. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, उसके अलावा कोई वायरस या बैक्टीरिया का कोई जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो पता चलेगा कि बैक्टीरिया वायरस अटैक करने पे क्या चेंज लाता है। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ डिजीज। Many transgenic animals have been designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease. They are especially made to serve as models for human diseases so that investigation for new treatment is made possible. ठीक है, today transgenic models cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer's. ठीक है, इसके लिए हमारे पास मॉडल है। Next, biological products. Medicines are required to treat certain human disease that contain biological products, but such products are often expensive to make. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे that produce useful biological products by the introduction of portion of gene, जैसे कि ह्यूमंस में एक प्रोटीन होती है क्या, ह्यूमन 1 अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये क्या होती है, बेसिकली हमारे बॉडी में लंग्स में क्या होता है कि एक प्रोटीएज एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। वो इलास्टेज प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, जिसके कारण लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है। और अगर सिगरेट स्मोकिंग करते हो तुम तो ये प्रोसेस इनहेंस हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है, इनहेंस हो जाता है। तो अगर तुम सिगरेट का स्मोकिंग करते हो तो उससे तो ये ऐसे इनहेंस हो रहा है, उसमें तुम्हें अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी है तो तुमको नेचुरली बीमारी धीरे धीरे होगा, और तुम सिगरेट भी पीने लगो तो और तेजी से होने लगेगा, और अंत में जाके क्या होगा, तुम्हारा लंग फाइब्रोज हो जाएगा और तुमको सीओपीडी हो जाएगा। तो ये जो ह्यूमन 1 अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है वो हम लोग क्या किए कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में बना लिए और उसको ह्यूमन में इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि उसका एम्फाइसेमा ट्रीट हो सके। सिमिलर आइटम्स हैव बीन मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो 3 बीमारी का हम लोग देख लिए मेडिसिन किससे बनेगा, एम्फाइसेमा का, फिनाइलकीटोन्यूरिया का और सिस्टिक फाइब्रोसिस का। इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, 1997 में क्या गया था, एक काउ बनाया गया था रोजी, जो कि ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, जिसमें ह्यूमन का प्रोटीन था उस मिल्क में। ठीक है, जो माता के पास होता है वो था। द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा 1 लैक्टा एल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन था ये भी याद रखना है, ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, एंड वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। समझे, तो 1997 में ह्यूमन बेबीज के लिए ज्यादा न्यूट्रिशियस मिल्क बनाया गया था रोजी काउ के थ्रू। ठीक है, फिर वैक्सीन सेफ्टी। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज for testing the safety of vaccines before they are used to humans. ठीक है, ये समझ गए, ये लाइन तो सिंपल था। Transgenic mice are being used to test safety of polio vaccine. कैसे क्या करते हैं हम लोग कि जो वैक्सीन होता है उनका सेफ्टी टेस्टिंग किस पे करते हैं, चूहों पे करते हैं। If successful and found retrievable, they could replace the use of monkeys to test safety batches of vaccine. ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस और रैट्स में डिफरेंसेज है तो उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनमें ह्यूमन मेटाबॉलिक पाथवे इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम लोग टेस्ट कर सकें इफेक्ट ऑफ द वेरियस वैक्सीन्स कि उनको ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा, बॉडी उनसे कैसे डील करेगी। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इट इज आल्सो नोन एज द टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, केमिकल का टॉक्सिसिटी चेक करने वाला प्रोसेस भी सेम ड्रग वाला है कि ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दो इंजेक्शन देके वो केमिकल। Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances. ऐसा उन्हें बनाएंगे जो toxic substances के लिए more sensitive हो। They are then exposed to toxic substances and the effects are studied. Toxicity testing in such animals will allow us to obtain results in less time. फिर क्या है, ethical issues. The manipulation of living organisms by the human race cannot go any further without regulation. ठीक है, ethical issue है। Ethical issue क्या है
कि जो हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं उसके लिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम ह्यूमंस हैं तो हम दूसरे से कोई ना दूसरा जब मन जो उनके साथ करते रहे। ठीक है, some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm the living organisms. ठीक है, going beyond the morality of such issues, the biological significance of such things are also important. ठीक है, कि मॉडिफाई करके ऐसा नहीं बना दे कि उसका कोई प्रेडेटर ही ना हो और वो फिर टेक ओवर कर ले प्लैनेट पे। ठीक है, इसकी संख्या अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ जाए। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. ठीक है, therefore Indian government has set up organization जैसे कि GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make decisions regarding the validity of gene modification research and safety of the introducing GM organisms to the public service. The modification of uses of living organisms for public services has also created problems with the patent. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि फूड या मेडिसिन में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो बनाएंगे तो हम ऑर्गेनिज्म खुद से बनाए तो उसका हम पेटेंट लेंगे। उन पेटेंट्स के कारण भी क्या है कि कई बार इश्यूज आ चुके हैं, जैसे कि देयर इज ए ग्रोइंग पब्लिक एंगर इन सर्टेन कंपनीज। पब्लिक में एंगर है किसके लिए कि कुछ कंपनी जो है पेटेंट दे दिया गया ऐसा टेक्नोलॉजी का या प्रोडक्ट का जो कि हजारों साल से हम लोग यूज कर रहे हैं, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में या फिर हमारा ट्रेडिशन में नॉर्मल वो यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि राइस एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच गोज बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। देयर आर एस्टिमेटेड 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। सिर्फ इंडिया में 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस है। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बासमती राइस के भी क्या है 27 वैरायटीज होती है, 27 वैरायटी होती है जो इंडिया में ग्रो की जाती है। देयर इज ए रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, फोकलोर एंड पोएट्री। ठीक है, 1997 में क्या हुआ, उसी साल जिस साल की उस बच्चे का एडी डिफिशिएंसी ठीक किया गया और रोजी का बनाया गया, सेम उसी ईयर में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी गॉट द पेटेंट्स of basmati rice through US Patent and Trademark Office. This allowed company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. ठीक है, अब क्या हुआ कि पेटेंट दिया गया, कंपनी बोली कि हम एक न्यू वैरायटी ऑफ बासमती बनाए। This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmers variety. अब ये new Indian basmati was crossed with semi-dog varieties and claimed as an invention or a novelty. The patent extends functional equivalence. अब पेटेंट में क्या था, ठीक है तुमने वो बनाया तो उसका पेटेंट ले लो कि उसको हम ही बस बेच सकते हैं, लेकिन वो पेटेंट में क्या लिखवाए थे कि इसके जैसा और कोई और कुछ है जो भी अगर या पहले से है या फिर मतलब अगर कोई और बनना है तो उसको वो नहीं बेच सकता है। इसके कारण क्या हुआ कि other people selling the basmati rice could be restricted by the। ठीक है, इससे क्या हुआ कि नॉर्मल लोग जो हजारों साल से वैसा बासमती बेच रहे थे उनका बेचना इलीगल हो गया, इसलिए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। नेक्स्ट, सेवरल अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेज प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। जैसे कि एक कंपनी ने क्या बनाया, टर्मरिक नीम, जिसमें टर्मरिक और नीम दोनों की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, if we are not vigilant and we do not immediately encounter the patent applications, the other countries may encash on our rich legacy and we may not do anything about it. ठीक है, इसलिए हम लोग को सावधान रहना और ऐसा कुछ दिखे तो रिपोर्ट करना है अपने गवर्नमेंट को। Now, biopiracy. Biopiracy is the term used to refer to use of bioresources by the multinational companies and other organisms without proper authorization from countries and people concerned without compensatory payment. मतलब कि पैसा भी नहीं देंगे और बिना बताए चोरी से किसी का प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, उसमें अपना क्रेडिट भी लेंगे कि हम बना लिए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बायोपायरेसी। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडायवर्सिटी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए उन्होंने अपने जंगलों को और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किया था पास्ट में। In contrast, the developing and the underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to bioresources. The traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern application and can be used to save time, effort and expenditure. ठीक है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करके ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ताकि अपना टाइम, एफर्ट और एक्सपेंडिचर बन चुके। There has been a growing realization of injustice and inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing nations. Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस अपना लॉज बना रहे हैं ताकि उनका
मिसयूज ना हो सके उनके रिसोर्सेज का। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्रिएटेड सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। इंडियन पेटेंट बिल का सेकंड अमेंडमेंट रिसेंटली हुआ है, जिसमें कि ऐसे इश्यूज को हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, इंक्लूडिंग द पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक, हम लोग करते हैं एक्सरसाइजेस। व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट एंड व्हाई। ठीक है, तो क्या होता है, वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि मेरिस्टेम जो होता है, मेरिस्टेम वो वायरस फ्री होता है, तो उसका अगर हम टिश्यू कल्चर कर ले तो हमको वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा इंसेक्टिव प्लांट से। What is the major advantage of producing plants using micro propagation? इसमें क्या होगा कि कम न्यूट्रिएंट में, लेसर न्यूट्रिएंट में, लेसर टाइम में और लेसर एक्सपेंस पे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, ये होता है माइक्रो प्रोपगेशन का मेजर एडवांटेज। ठीक है, मेजर एडवांटेज। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मीडियम यूज्ड फॉर प्रोपगेशन। वेरियस कंपोनेंट क्या था, सबसे पहले कार्बन सोर्स था जो कि मेनली सुक्रोज था। उसके अलावा क्या था हमारे पास, सॉल्ट्स थे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जिससे कि हमको कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। फिर तीसरा क्या था, विटामिन था। उसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन थे। क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया बट डू नॉट किल बैक्टीरिया देमसेल्व्स बिकॉज क्या, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू टॉक्सिन नहीं, बैक्टीरिया टॉक्सिन इज इमैच्योर, टॉक्सिन इज इनएक्टिव। ठीक है, टॉक्सिन जो होता है क्या होता है, इनएक्टिव होता है, वो अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट में जाके एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, इलस्ट्रेट यूजिंग एन एग्जांपल। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होगा, इसमें फॉरेन जीन हो। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया इन व्हिच देयर आर फॉरेन जीन इज इंट्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल कि हम ह्यूमन इंसुलिन का जीन को जब इकोलाई में डाल दिए, तो इकोलाई से क्या हो गया, हमारा ह्यूमन इंसुलिन लार्ज नंबर पे प्रोड्यूसन लगा। तो वो जो इकोलाई है जो कि ह्यूमन इंसुलिन का चेन है या फिर चेन भी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल दे ही दिए, जो एली लिली कंपनी बनाई थी, कुछ बैक्टीरिया में इकोलाई में चेन है, कुछ में चेन भी है, बाद में उनको जोड़ दिया। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले एक में एडवांटेज लिखेंगे, एक में डिसएडवांटेज लिखेंगे। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि सॉइल में क्या होता है कि लेस न्यूट्रिएंट लेगा, कि मोर न्यूट्रिएंट लेगा, नहीं मोर न्यूट्रिएंट नहीं लेगा। इसका डिसएडवांटेज लिखना है, तो पहले हम लोग एडवांटेज लिख लेते हैं कि लेस न्यूट्रिएंट लेगा, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंट रहेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, पेस्टिसाइड यूज कम हो जाएगा, और उसके बाद इसका वो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है जैसे कि सुपर वीड बन सकता है, यानी कि इतना ग्रो करने लगा और इसका कोई प्रोड्यूसर ही ना रहे, तो ये प्लांट ही प्लांट हो जाए पूरी दुनिया में। उसके अलावा कभी कभी अनडिजायरेबल वैरायटी आ सकती है, अनडिजायरेबल ट्रेट आ सकता है। उसके अलावा प्लांट्स स्टेराइल प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद ऐसा केमिकल प्रोड्यूस हो सके कर दे जो कि पेस्टिसाइड को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, ऐसा भी होता है पेस्टिसाइड रिजेक्शन। ठीक है, तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस हैं। What are cryoproteins? Name animal that produce it and how man has produced the protein. तो ये हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़े हैं बीटी टॉक्सिन वाला। क्रायोप्रोटीन क्या होता है, क्रायोप्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए जीन कॉल्ड cry1ac, cry2ab और cry1ab। ठीक है, इसमें क्या किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बैसिलस थ्रूइंजियंसिस के थ्रू। ये इंसेक्ट अल्कलाइन की ये मतलब, अब क्या होता है इसका यूज क्या होता है, बेसिकली ये प्रोटीन का क्रिस्टल बनाता है जो कि इनएक्टिव होता है, जो कि सोलुबलाइज हो जाता है अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ द इंसेक्ट में, एंड देन इंसेक्ट को मार देता है। इसका हम लोगों ने यूज कैसे किया, तो इसको हम लोगों ने प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन से प्लांट्स में, कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन में इंट्रोड्यूस कर दिया, और हम लोगों ने बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न ये सब बनाया है। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तुम खुद से लिख सकते हो।
व्हाट इज जीन थेरेपी? इलस्ट्रेट एन एग्जांपल यूजिंग एडीए डिफिशियंसी। जीन थेरेपी क्या होता है कि हम लोग नॉन फंक्शनल जो मतलब जो चीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है बॉडी, उसके जीन को हम लोग इंट्रोड्यूस कर दे। जैसे कि हम लोग लिम्फोसाइट को निकालते थे, उसके अंदर जो है एडीए का जीन जो है, एडीए के एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते थे और इसको फिर से लिम्फोसाइट में डाल के इससे बॉडी को वापस कर देते थे। तो ये करके हम लोग एडी डिफिशियंसी को क्योर करने का कोशिश करते थे। ठीक है, ये हुआ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी होता है क्या है कि यूज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू इंट्रोड्यूस ए जीन इन द होस्ट व्हिच लैक्स इट। ठीक, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स इन क्लोनिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ ह्यूमन जीन इनटू बैक्टीरियम। सबसे पहले क्या करेंगे, जीन को सबसे पहले न्यूक्लियस के काटने के डायग्राम तो यार मैं बनाना चला, ठीक है, तो इसका डायग्राम तुम खुद बनाओगे। बेसिकली सेल लेंगे, सेल को डाइजेस्ट करेंगे किससे, प्रोटीएज से, आरएनए से, लाइपेज से, और उसका डीएनए आइसोलेट कर लेंगे स्पूलिंग के थ्रू। फिर उसका उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। उसके बाद डिजायर्ड जीन को लेंगे और फिर इसी तरह से वेक्टर को कट करेंगे जो कि प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड को कट करेंगे, दोनों को फिर ज्वाइन करेंगे और इकोलाई में इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक, ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए था, इस चैप्टर में इसका कोई जरूरत नहीं है। कैन यू सजेस्ट अ मेथड टू रिमूव वाइल फ्रॉम सीड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ वाइल? ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए कि ऐसा बैक्टीरिया बना है जो कि वाइल जो है हाइड्रोकार्बन है, तो वाइल का कुछ पोर्शन एक बैक्टीरिया बना है, कुछ पोर्शन दूसरा बैक्टीरिया बना है, दोनों को कंबाइन करके एक तीसरे बैक्टीरिया में डाल दिया जाए और वो वाइल प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट व्हाट इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस जो है ना एक इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ राइस है, इम्प्रूव्ड राइस है, इम्प्रूव्ड राइस है जिसमें विटामिन ए का इनरिचमेंट होता है। ठीक है, कैसे होता है कि बीटा कैरोटीन का जीन उसमें ज्यादा होता है, बीटा कैरोटीन का जीन उसमें ज्यादा होता है, इसके कारण वो बीटा कैरोटीन के जीन के कारण अपना क्या होता है यार बेटा, हाँ बीटा कैरोटीन के जीन के कारण क्या होता है, वो विटामिन ए का प्रोडक्शन कर सकता है ना, तो उसमें बीटा कैरोटीन का जीन होता है बेसिकली, तो मॉडिफाइड राइस होता है और उसको गोल्डन राइस कहा जाता है क्योंकि विटामिन जो है ए जो है येलो कलर का होता है। ठीक है, डज आवर ब्लड हैज प्रोटीएजेस एंड न्यूक्लिएजेस? तो हमारे ब्लड में प्रोटीएजेस और न्यूक्लिएज होते हैं? नहीं, अगर ऐसा होगा तो हमारा आरबीसी मर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा अंदर नहीं होता है। Consult the internet to find out how to make orally active protein pharmaceutical. What is the major problem to be encountered? Orally active कैसे बना सकते हैं? Orally active प्रोटीन हम लोग कैसे बना सकते हैं? क्योंकि orally कोई भी प्रोटीन लेंगे वो तो हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कि माउथ से एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा प्रोटीन कुछ बना सकते हैं जिससे कि वो उसमें स्टोमक में जाए ही ना, क्योंकि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो स्टोमक में होता है। तो अगर ऐसा कुछ हम लोग बना ले तो बच सकता है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।